स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से। हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में इग्निशन टेम्परेचर तक पढ़ लिया था। कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स, कंडीशंस क्या हैं कंबशन को होने के लिए, और उन कंडीशंस को जस्टिफाई कैसे किया जाता है। ये सारे हम लोग एक्टिविटीज़ और इलिस्ट्रेशंस के थ्रू देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन कि कंबशन जो है वो कितने टाइप का होता है। आइए देखते हैं। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन आर, यहाँ पे नहीं लिखे हैं कितने टाइप का होता है, आगे हमें पता चल जाएगा। सबसे पहला है स्लो कंबशन। बोलते किसको है? व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट, इट्स कंबशन इज कॉल्ड स्लो कंबशन। नाम जो है उसी से क्लियर है कि वैसा कंबशन, वैसा जलना जो धीरे हो या धीरे से थोड़ा तेज, मतलब मॉडरेट बीच बीच में हो या स्लो हो, तो वैसे कंबशन को हम लोग बोलेंगे क्या? स्लो कंबशन। ये कब होता है? स्लो कंबशन यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ऐसा तभी होता है अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन रहे तो कंबशन जो है अच्छे से होगा और तेजी से होगा। तो अगर ये धीरे हो रहा है या कम रेट पे हो रहा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट नहीं है। सो सच कंबशन नेवर गेट रियली कंप्लीटेड। चूंकि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हवा नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इस वजह से स्लो कंबशन जो होते हैं वो कंप्लीट कभी भी नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं। मतलब जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस जल रहा है वो कंप्लीट जल के खत्म नहीं होता है, वो अधूरा ही रह जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स या वुड्स। हम लोग लकड़ियों का जलना देखते हैं या फिर हम लोग देखते हैं गोबर के उपले का जलना। ये सारा इनकी इनकम्प्लीट कंबशन या स्लो कंबशंस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन पढ़ेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैपिड कंबशन। सो व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ फास्ट रेट, इट्स कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब ही होता है तेज, तो वैसे कंबशंस जो फास्ट रेट पे होते हैं, तेजी से होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? रैपिड कंबशन। इसका एग्जांपल्स क्या है? गैसियस फ्यूल्स जनरली अंडरगो रैपिड कंबशन। कोई भी गैसियस फ्यूल है, एलपीजी है, सीएनजी है, वो सब बहुत स्पीड अप, बहुत तेजी से जलता है, तो वो सारे रैपिड कंबशन के एग्जाम्पल हैं। रैपिड कंबशन occurs when there is a sufficient supply of air। रैपिड कंबशन तभी होगा जब उस जगह पे सफिशिएंट सप्लाई, कभी भी अगर तेज जलाना है किसी चीज को, तेज कंबशन कराना है, तो हवा का पर्याप्त मात्रा में होना वहां पे बहुत जरूरी है। हम लोग कंडीशंस में भी पढ़ चुके हैं कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर हम लोगों को कंबशन को होने के लिए या करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द कंबशन इज सच केसेस इज कंप्लीट। तो ऐसे जो कंबशंस होते हैं उनका एशेज, राख नहीं बचता, वो कंप्लीट कंबशन होते हैं, उनसे कोई भी डिजास्ट्रस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ कंबशन है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये क्या होता है? When a combustible material catches fire on its own, even at room temperature। जब भी कोई ऐसा कंबशन होता है जब हमें आग लगाने की जरूरत ना पड़े, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े और खुद ब खुद किसी चीज में आग लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है धीमा या खुद ब खुद होना। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन, दोज कंबशन विच कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, खुद से आग लग जाता है। इवन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आग लगना रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल है अ पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस और अ पीस ऑफ सोडियम मेटल अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन केप्ट इन एयर। वाइट फॉस्फोरस हम लोग एग्जाम्पल में भी पढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इवन एट रूम टेम्परेचर। और सेम चीज़ है सोडियम मेटल के साथ भी, सोडियम और फॉस्फोरस रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर इसे हवा में रख दिया जाए तो ये खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं। इस वजह से इन्हें सेफली रखने के लिए वाटर में प्रिजर्व किया जाता है, पानी पानी में इसे रखा जाता है ताकि ये रूम टेम्परेचर भी अटेन ना कर पाए, हवा के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो दोज कंबशन जो खुद ब खुद हो जाए, विच कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लोसिव कंबशन। ये किसको बोलते हैं? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अ combustible material and air burns completely in a very short span of time in a closed space and explosive combustion can takes place। जब भी कोई combustible material और air का मिक्सचर बोल रहा है, इन दोनों का मिक्सचर जब भी हम लोग जलाते हैं किसी क्लोज बंद जगह पे, तो बहुत छोटे टाइम पे अचानक वो क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है फटना। और फटता हम लोग को पता है क्या है, कभी भी हम लोग पटाखे जलाते हैं या फिर हम लोग कभी भी कोई बम फोड़ता है, तो वो सब क्या है, एक्सप्लोसिव कंबशन है, जो अचानक होता है। और अचानक होने के बाद भी उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसे कंट्रोल भी हम लोग नहीं कर पाते। तो the combustible material in such cases burn uncontrollably in free supply of air and release a large amount of it। तो ऐसा जो combustible material होता है ये मतलब कंट्रोल में नहीं होता, ऐसा जलता है हवा के सप्लाई में कि वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इससे रिलीज होता है। तो इस वजह से एक्सप्लोसिव कंबशन जो है डेंजरस होता है, और ये हर जगह पे नहीं होता। एग्जाम्पल इसका हम लोग दे सकते हैं एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। पटाखों का जलना भी एक्सप्लोसिव कंबशन का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा लास्ट टाइप ऑफ कंबशन। अभी तक अब हम लोग जान चुके हैं कि टोटल हमें 4 टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ना है। रिवाइज करते हैं एक बार। पहला है स्लो कंबशन, उसके बाद रैपिड कंबशन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन, और लास्टली हमें पढ़ना है एक्सप्लोसिव कंबशन। बाकी सारे कंबशंस जो हम लोग बाकी तीनों टाइप पढ़े वो हमारे लिए पॉसिबल है, हम लोग प्रैक्टिकली उसे देख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोसिव कंबशन सेफ होके करने की ज़रूरत है। इसे करने से पहले हमें सेफ्टी मेजर्स जरूर ले लेने चाहिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कंबशन पूरा हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ फिर क्या होता है? ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन दो चीजें हो सकती है। पहला है अ पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट। धुआं के फॉर्म में जो नहीं जला हुआ कार्बन रहता है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। दिस नॉट ओनली वेस्टेज द फ्यूल बट ऑल्सो पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। इससे ना सिर्फ जो मटेरियल है, चूंकि आधा जल रहा है आधा बर्बाद हो रहा है, तो उससे मटेरियल जो फ्यूल है हमारा वो भी बर्बाद हो रहा है, प्लस जो धुआं निकलता है उससे क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर भी पोल्यूट हो जाता है। तो पहला ये इनकम्प्लीट कंबशन का ड्रॉबैक है, खराबी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस एंड काउजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जिसका फॉर्मेशन होता है, ये जो जलता है ये धुआं, ये आप मत समझ लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तब निकलता है जब कंप्लीट कंबशन होता है। ये जो इनकम्प्लीट है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनस गैस लिया जाता है। और ये अगर नेचर में मिल जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब सांस लेने की तकलीफ इससे हम लोगों को हो सकती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इस वजह से कहा जाता है कि लकड़ियों को या किसी भी वैसे प्लास्टिक्स को जिससे धुआं हो, उन चीज़ों को इन्वायरमेंट में नहीं जलाना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहे, और इनडायरेक्टली वो हम भी उससे उसके थ्रू हम लोग भी सेफ रहे। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्लेम। और इस टॉपिक से मोस्टली हर साल हर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे प्रॉपरली आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। फ्लेम बोलते किसको है? इट इज अ जोन और बर्निंग वेपर। ये क्या हुआ? जलता हुआ जोन है, जो कोई भी चीज जल रहा है उस जोन को, जल जो आग निकलती है उस जोन को हम लोग फ्लेम बोलते हैं। द सब्सटेंस विच वेपराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। जो सब्सटेंस जलता है, वेपराइज होता है, वही क्या करता है, फ्लेम को ऊपर भेजता है या फ्लेम का इजाफा करता है। When you burn a wax candle, a flame is produced। अगर हम लोग कैंडल जलाते हैं तो हम लोग देखते हैं ऊपर में फ्लेम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम लोगों को ये बर्निंग ऑफ कैंडल बहुत डिटेल में पढ़ना है।
फ्लेम है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये जो बर्निंग कैंडल का डायग्राम है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप अभी से ही बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी बार हो सके नेमिंग के साथ बनाने का। इसके जितने भी जोन्स, जितने भी लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे, हर लेयर को प्रॉपरली समझिएगा, इसको याद कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से। लेट्स सी। तो ये है आपका बर्निंग कैंडल का डायग्राम। ये मोमबत्ती हमारा जल रहा है, ये जो ऊपर वाली पार्ट है इसे ही हम फ्लेम बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम काफी, एनसीईआरटी सॉरी, आपका जो बुक है उसमें भी डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे फ्लेम में तीन पार्ट दिख रहा है। एक ऐसा पार्ट जो रेड पूरा दिख रहा है, दूसरा पार्ट जो येलोइश टाइप दिख रहा है, और तीसरा पार्ट जो लाइट येलोइश या व्हाइटिश दिख रहा है। ठीक। तो अब हम लोग ये तीनों पार्ट जो है इसका हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है। पहले जान लेते हैं कि बोलते क्या है। सबसे पहला जो सबसे ऊपर रेड पार्ट है, इसको हॉटेस्ट पार्ट बोला जाता है। अगर हॉटेस्ट पार्ट इस फ्लेम का कोई होता है तो रेड वाला जो पार्ट है वो, और इसको बोलते हैं आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ठीक। तो ये आउटर जोन हो गया हमारा कंप्लीट कंबशन का। ये आपको ब्लू दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसका जो बाहर में शाइन है ब्लू ब्लू, तो इस वजह से इसे ब्लू कलर का माना जाता है। जो कंप्लीट कंबशन जहाँ पे होता है, जैसे गैस का जो फ्लेम जलता है आप लोग को दिखता होगा ब्लू रहता है, तो जहाँ भी कंप्लीट कंबशन होता है वो ब्लू कलर के फ्लेम के साथ, ब्लू कलर, ब्लू शाइन के साथ ग्लो करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट है, मतलब ठीक ठाक गर्म। उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। यहाँ पे मिडिल जोन एक तो बोलते हैं बीचों बीच का जोन है, और यहाँ पे कंबशन जो होता है पार्शियल होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, बीचों बीच वाला चीज है ये। और इसका कलर येलो माना जाता है। अब सबसे नीचे आते हैं तो लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म वाला जगह है ये, और इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। ये सबसे अंदर का पार्ट है, यहाँ लगभग ना के बराबर जला हुआ चीज पाया जाता है, और उसका कलर नॉर्मली ब्लैक बोला जाता है। ये हमारा वैक्स कैंडल, मतलब मोम का कैंडल है। इस डायग्राम को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये आपको डायग्राम हमेशा बनाने आएगा। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस विथ नेमिंग अच्छे से कीजिएगा। अब इन जोन्स का डिटेल थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनर मोस्ट जोन जो कि अंदर का है। This zone consists of unburnt wax vapor given off by the molten wax। जो वैक्स पिघल रहा है, जो मोम पिघल रहा है, उससे अनबर्न्ड वैक्स जो है वो इस जोन में पाया जाता है। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। अगर अगर पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाता है कि नेम द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, नेम द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनर है आउटर है, कौन सा है कोल्डेस्ट कौन सा हॉटेस्ट, इस तरीके से। तो अगर कोल्डेस्ट पार्ट पूछा जाएगा तो कौन सा होता है, इनर मोस्ट जोन जो है वो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम माना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मिडिल जोन, और ल्यूमिनस जोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज द इन दिस जोन पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ अ लॉस ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, मतलब कि बीचों बीच, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि अनबर्न से बर्न्ड की तरफ वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से लॉस ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, और इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मिडिल जोन है, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो कंबशन है वो पार्शियल होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा आउटर मोस्ट जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं। चमकदार नहीं है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। नॉन ल्यूमिनस इस वजह से बोला गया है। तो इट इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स एंड कार्बन पार्टिकल्स। यहाँ पे जो है कंप्लीट कंबशन हो रहा है किसका, मोम का, और जो भी पार्टिकल्स वहाँ पे कार्बन के प्रेजेंट है उसका। और इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा गर्म हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम माना जाता है। तो ये जितने भी हम लोग कैंडल फ्लेम के बारे में पढ़े, कैंडल का डायग्राम देखे, और इनके तीनों लेयर्स के बारे में जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। डायग्राम को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग रिवीजन करेंगे डायग्राम को बहुत बार बनाएंगे। अगर आपको इस डायग्राम से बनाने में दिक्कत हो, आपके बुक में जो भी आपका करस्पॉन्डिंग बुक है वहां से आप लोगों को डायग्राम मिल जाएगा। आप लोगों को ये देखा गया, जितने भी लोग बना के दिखाएं, कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही थी।
तो अगर आप लोगों को कोई किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड कर सके। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आप लोगों को अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है, लंबा टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं विद द फ्लेम। तो आप लोग जो भी यहाँ इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि कैंडल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। स्टूडेंट्स, ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो क्लास नहीं कर रहे हैं। रीज़न आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे रीज़न। लेकिन जिस भी रीज़न से आप नहीं कर रहे हो, आपका नुकसान होगा ज़रूर, क्योंकि सारी चीज़ें इतने डिटेल में पढ़ना फिर शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो पाए। तो कोशिश करो मैक्सिमम आप लोग क्लास पे फोकस करो, नोट्स को अच्छे से बनाओ, और जो भी बातें थोड़ी थोड़ी बताई जा रही हैं उसे धीरे धीरे रिवीजन में लेके आओ, अपना पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि हमको पढ़ाने से आपको फायदा नहीं है। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो स्टडी हार्ड, टेक केयर, गुड बाय।